Hello everyone, welcome to Gujarat Factory Rules 1963, Chapter 3, Part 2. In this part, we will discuss about drinking water provisions and hygiene provisions. These rules are prescribed under Section 18 of Factories Act 1948. Which section? Section 18 of Factories Act 1945. हमको ये याद रखना है. ओके और रूल नंबर 35 क्या कहता है? हमारा पहला रूल ये है आज का रूल नंबर 35 विच इज़ क्वांटिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. कितना वाटर अवेलेबल होना चाहिए पर पर्सन? एटलीस्ट कितना? एटलीस्ट 4.5 लीटर्स ऑफ वाटर शैल बी अवेलेबल एट ऑल टाइम्स फॉर एवरी वर्कर. फॉर ईच वर्कर कितना? 4.5 लीटर. अगर 1000 वर्कर्स है तो 1000 इंटू 4.5 इतना अवेलेबल होना चाहिए पर पर्सन. 4.5 हमको याद रखना है. नाउ सोर्स ऑफ सप्लाई. सोर्स ऑफ सप्लाई किस टाइप का होना चाहिए? जो ड्रिंकिंग वाटर का सोर्स है वो ड्रिंकिंग वाटर शैल बी सप्लाइड फ्रॉम टैप्स जो कि पब्लिक वाटर सिस्टम से कनेक्टेड है. कहाँ से? पब्लिक वाटर सप्लाई सिस्टम से कनेक्टेड है. और क्या हो सकता है? क्या कोई अदर सोर्स जो हेल्थ ऑफिसर द्वारा अप्रूव है राइटिंग में. कैसे? राइटिंग में अप्रूव होना चाहिए. ना स्टोरेज. उन जो वाटर वो ड्रिंकिंग वाटर के लिए हम यूज़ करेंगे, ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करेंगे, उनका स्टोरेज की कौन कौन से प्रोविजंस है वो रूल नंबर 37 में लिखा हुआ है. रूल नंबर 37 कहता है कि ड्रिंकिंग वाटर हम टैप्स ड्रिंकिंग वाटर में कैसे सप्लाई करने हैं? टैप से सप्लाई करने हैं जो पब्लिक वाटर सप्लाई सिस्टम से कनेक्टेड है. कैसे? जो पब्लिक वाटर सप्लाई सिस्टम से कनेक्टेड है, जो कंटिन्यूस दे रहा है. अगर वो नहीं है, अगर मतलब वो पब्लिक सेक्टर सिस्टम से सप्लाई कनेक्टेड है और कैसे है कि सॉरी सप्लाई कनेक्टेड नहीं है, पब्लिक वाटर सप्लाई सिस्टम से कनेक्टेड नहीं है, सॉरी नॉट लिखा है तो नहीं है, तो हमें क्या करना है? हमें उसको किसी सूटेबल वेसल में स्टोर करना है जिसके ऊपर डस्ट प्रूफ कवर होना चाहिए और उसको ऊपर उसे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है जो जो ज़मीन से ऊपर रहे और वहाँ पर ड्रेन लगानी है जहाँ से जिससे कि जो भी वाटर है, जो जो भी वेस्ट वाटर है उसको ड्रेन किया जा सके. अगर वाटर कलेक्ट हो जाएगा तो वहाँ पर कीड़े मकोड़े और भी इंसेक्ट और बैक्टीरिया हो सकते हैं, इसलिए इसको ड्रेन करना है और उसको क्लीन रखना है. वाटर को एटलीस्ट एक बार रिन्यू करना है. हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टोरेज होते हैं ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज़ होते हैं पर वो कभी भी इस वाटर को चेंज नहीं करते. कम से कम 15-20 एक महीने तक को चलने देते हैं नहीं. पर हम उनको कह सकते हैं कि एज पर गुजरात फैक्ट्री रूल्स हमें हर रोज़ एक बार उस वाटर को चेंज करना है, रिन्यू करना है और हमें जो एरिया है उसके ऊपर शेड भी प्रोवाइड करना है. वे वाटर इज़ ड्रॉन फ्रॉम ट्यूबवेल. अगर किसी ट्यूबवेल से या वे वाटर इज़ ड्रॉन फ्रॉम एनी ट्यूबवेल बट वाटर में बी ड्रॉन इन वेसल डायरेक्ट फ्रॉम द सप्लाई टैप्स. है ना? ट्यूबवेल से लिया गया है तो सप्लाई टैप से सॉरी उसको डायरेक्ट किसी वेसल में स्टोर किया जा सकता है. और है रूल नंबर 38 है क्लीनलीनेस. अगर वेल्स और रिजर्वर से हम पानी लेते हैं तो उसका क्लीनलीनेस कैसे मेंटेन करना है वो है. पहले तो हमें वेल्स और रिजर्वर्स को जितना हो सके यूज़ नहीं करना है. अगर हम यूज़ करते भी हैं तो हमें क्या करना है? वो ओपन वेल को और रिजर्वर को ऐसे कंस्ट्रक्ट करना है, ऐसे बनाना है, कंस्ट्रक्शन इसका ऐसा होना चाहिए जो प्रोटेक्टेड हो, मेंटेन्ड हो किसी भी बाहरी पॉल्यूशन से और केमिकल में. हम देखते हैं कि वेल्स होते हैं उस पर पानी लाल हो जाता है, आजू बाजू फैक्ट्रीज होती है उनका जो कंटामिनेटेड वाटर है वो वहाँ पर स्टोर उस पर वेल्स में आ जाता है, बैक्टीरिया लग जाते हैं. कोई कोई भी जैसे आज फैक्ट्री के फर्टिलाइज़र्स वगैरह होते हैं, आज भी आजू बाजू के फर्टिलाइज़र्स और जो भी केमिकल्स यूज़ होते हैं वो उन उस पानी को इम्प्योरिटी से मतलब कंटामिनेट कर देते हैं. वो हमें देखना है कि वो कोई भी किसी भी तरह से वो कंटामिनेटेड ना हो. कैसे? कोई कंस्ट्रक्शन ऐसा बनाना है उसका. और कोई रिजर्वेयर और वेल से जो भी पानी सब ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज़ हो रहा है उसको स्टेरलाइज करना है वंस अ वीक. एक वीक में एक बार भी कर सकते हैं और या जैसे फैक्ट्री इंस्पेक्टर चाहते हैं उस हिसाब से हम उसको स्टेरलाइज कर सकते हैं. वो हमें
ऑर्डर दे सकते हैं कि हमें ये स्टेरलाइज इस टाइम पे करना है। ये रिक्वायरमेंट जो होगी स्टेरलाइज करने की, वो किसी वेल और रिजर्वेयर, कोई भी वेल और रिजर्वेयर है जो ऑलरेडी किसी हेल्थ ऑफिसर द्वारा ऑलरेडी ही उसको परमिशन दे दी गई है कि तुम जो भी वाटर सप्लाई करते हो वो एक अच्छी क्वालिटी का वाटर क्वालिटी का है, और तुम्हें कोई भी टेस्ट करने की, स्टेरलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, तो स्टेरलाइज करने का उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उनका जो सोर्स है वो हेल्थ ऑफिसर द्वारा अप्रूव है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द रिपोर्ट फ्रॉम हेल्थ ऑफिसर, रूल नंबर 39 कहता है कि अगर फैक्ट्री इंस्पेक्टर चाहे, उनको अगर शक है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो मैनेजर को कह सकते हैं कि तुम किसी भी हेल्थ ऑफिसर द्वारा रिटर्न में किसी भी हेल्थ ऑफिसर द्वारा रिटर्न में जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए जो वाटर है उसका फिटनेस सर्टिफिकेट लेके आओ और उसको हम मुझे सबमिट करो। सो कोई इंस्पेक्टर किसी भी मैनेजर को, किसी फैक्ट्री के मैनेजर को हेल्थ फिटनेस किसी भी वाटर का फिटनेस रिपोर्ट लाने के लिए बोल सकते हैं। और रूल नंबर 40 क्या कहता है, प्रोविजंस ऑफ कूल वाटर, जो अगर किसी भी फैक्ट्री में 25 से ज़्यादा, इसमें 25 इंक्लूड नहीं है, हमको ये बहुत याद रखना है ये सब चीज़ें कि जो 25 वर्कर्स हैं उसमें नहीं होगा, मोर देन 25, क्या लिखा है, मोर देन 25। अगर मोर देन 25 वर्कर्स हैं तो हमें 1 मार्च से लेकर 30 नवंबर तक कैसा पानी प्रोवाइड करना है, कूल ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना है। और अगर जो कूल ड्रिंकिंग वाटर है वो किसी जगह से, किसी फैक्ट्री या किसी और सोर्स से आइस ली जा रही है और वो उसको आइस की मदद से उसको कूल किया जा रहा है, तो हमें ये मेक श्योर करना है कि जो वो आइस है वो होलसम, मतलब वो अच्छी हो और अच्छी क्वालिटी की हो, और उसका सोर्स जो हेल्थ ऑफिसर द्वारा रिटर्न में अप्रूव होना चाहिए, तभी हम उस सोर्स से आइस मंगवा सकते हैं। हम किसी भी जगह से नहीं मंगा सकते, अगर वो अनहाइजीनिक है तो वो फैक्ट्री वर्कर्स की हेल्थ को वो नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए कहाँ से, हेल्थ ऑफिसर द्वारा रिटर्न में अप्रूव होना चाहिए आइस का सोर्स। अगर कूल ड्रिंकिंग वाटर है वो लंच रूम में रेस्ट रूम्स में और जहाँ भी एक्सेसिबल पॉइंट्स है, मतलब जहाँ पर भी वर्कर्स उसको एक्सेस कर सकते हैं, ऐसे पॉइंट्स पर अवेलेबल होना चाहिए। और एटलीस्ट 1 वाटर सेंटर फॉर ईच फ्लोर, अगर फैक्ट्री में 2 से ज़्यादा फ्लोर है, वो एक से ज़्यादा फ्लोर है, मोर देन 1 फ्लोर, देन उसको हर एक फ्लोर पे एटलीस्ट एक वाटर सेंटर प्रोवाइड करना है। तो वाटर सेंटर्स क्या है, ये जो वाटर सेंटर्स होते हैं इसका मतलब ये है कि चल भी जो 3-4 जो पाइप लग रहते हैं, टैप्स कनेक्टेड होते हैं, 3-4 पाइप होते हैं, उसको वाटर सेंटर बोलते हैं। तो वाटर सेंटर के प्रोविजंस क्या दे रखे हैं इसमें, जो वाटर सेंटर्स होते हैं वो उनको शेल्टर प्रोवाइड करना है ना, और ड्रेन एडुकेटली ड्रेन होना चाहिए। पता चला कि वहाँ पर वाटर सेंटर है पर इतना पानी कलेक्ट हो रहा है कि कोई इंसान वहाँ जाना ही नहीं चाहता, वहाँ जाते ही उनके पैर तक शूज़ गंदे हो जाएंगे, शूज़ गीले हो जाएंगे और वहाँ पर इतनी मक्खी मच्छर, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो शेल्टर्ड होना चाहिए, एडुकेटली ड्रेन्ड होना चाहिए। सो एक वाटर सेंटर प्रोवाइड करना है फॉर एवरी 150 वर्कर्स, कहता है फॉर एवरी 150 वर्कर देयर शैल बी 1 वाटर सेंटर। और कैसे 150 वर्कर्स कैसे गिनना है, किसी भी एक टाइम पर 150 लोग होने चाहिए किसी भी एक शिफ्ट में। ओके, अगर अलग अलग शिफ्ट है तो एटलीस्ट एक शिफ्ट में एक 150 होने चाहिए, तब हमको एक वाटर सेंटर प्रोवाइड करना है पर फॉर एवरी 150 वर्कर्स। और किसी एक फैक्ट्री में जहाँ पर 450 से ज़्यादा वर्कर हो जाते हैं तो उसमें क्या करना है, एटलीस्ट 1 वाटर सेंटर फॉर एवरी 150 वर्कर्स अप टू 450, पहले 450 तक एटलीस्ट एक एक वाटर सेंटर प्रोवाइड करना है पर 150 वर्कर्स, और उसके बाद 450 हो गए, उसके बाद 450 के लिए एक वाटर सेंटर एवरी, देन वन फॉर एवरी 450, पहले 150 के लिए एक एक अप टू 450, एंड देन 1 फॉर एवरी 450 वर्कर्स। ये थोड़ा समझ लेना, अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में कह सकते हैं।
ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइडेड थ्रू टैप्स, ड्रिंकिंग वाटर फाउंटेन, ईच वाटर सेंटर शैल बी एटलीस्ट 3। हाँ, एक वाटर सेंटर जो होगा उसमें एटलीस्ट 3 टैप्स होने चाहिए, और वो टैप्स कितना एटलीस्ट 161 सेंटीमीटर्स अपार्ट होने चाहिए, और वहाँ पर ट्रो होनी चाहिए जो ड्रेन करने के लिए और उसको ग्लेस टाइल से अच्छे से प्रोटेक्ट करना है। और जो टैप शेल भी और ये जो भी वाटर सेंटर होगा वो अगर सीमेंट से बना है तो उसको ग्लेस टाइल्स लगा के अच्छे से उसको हाइजीनिक बना देना है। सो प्रोवाइडेड अगर रेफ्रिजरेशन यूनिट्स है लगी हुई है कहाँ पर कहीं पर भी, जैसे हमारे अभी नॉर्मली तो अब तो रेफ्रिजरेशन यूनिट सब जगह लगी होती है, रेफ्रिजरेशन यूनिट से ही हमको पानी सप्लाई होता है, पानी हम डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब इस तरह से हो तो क्या करना है कि अगर के नंबर में कुछ कमी रख सकते हैं, मतलब कुछ प्रोविजंस है उसको हम लोग जाने दे सकते हैं, जैसे आइस के प्रोविजंस है उसको हम लोग उसको वो एग्जाम्प्ट कर सकते हैं, नंबर ऑफ वाटर सेंटर में भी एग्जाम्पशन मिल जाएगा। सो शैल बी मेंटेन, और जो वाटर पर और इतना हमें इतना याद रखना है कि जो जो रेफ्रिजरेशन यूनिट्स है वो क्लीन होनी चाहिए, प्रॉपर कंडीशन में होनी चाहिए, उसको सूटेबल पर्सन जो है उसका इंचार्ज होना चाहिए जो कि वाटर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वो कभी कूलर को बंद करेगा चालू करेगा, और भी जो है वो दूसरे काम होंगे वाटर सेंटर से रिलेटेड वो पर्सन करेगा जो इंचार्ज बनाया गया है। ओके, और उसको क्लीन क्लोथ्स प्रोवाइड करने हैं। कौन करेगा क्लीन क्लोथ्स प्रोवाइड? फैक्ट्री वाले। हाँ, इसमें ये भी देखा कि रेफ्रिजरेशन यूनिट्स है, मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन है, तो फैक्ट्री इंस्पेक्टर चाहे तो कोई भी प्रोविजंस को उसको एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। कमिंग टू रूल नंबर 41, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये किससे रिलेटेड है? ये लेट्रिन्स और वॉशरूम से रिलेटेड है। किसके अंडर दिया गया है? सेक्शन 19 ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट। लेट्रिन अकोमोडेशन कैसे होता है? कितने लेट्रिन होने चाहिए पर पर्सन? इसमें 1 लेट्रिन फॉर एवरी 25 फीमेल्स, है ना, 25 फीमेल के लिए एटलीस्ट 1 लेट्रिन होना चाहिए। और मेल का भी ऐसा ही है, 1 लेट्रिन फॉर एवरी 25 मेल्स, अप टू कितना? 100 तक। किसी भी फैक्ट्री में है जहाँ पर 100 से ज़्यादा लोग हैं, है ना, तो उसमें पर 25 अप टू 100 कितने? पर 25 जैसे 25 एक के लिए, दूसरे 25 ऐसे 100 वर्कर्स जब तक नहीं हो जाते तब तक पर 25 एक वॉशरूम एक लेटरिन प्रोवाइड करना है। और जब जैसे 100 ख़त्म हो गए, 100 के लिए हो गया है, उसके बाद जैसे 100 से ज़्यादा वर्कर्स हैं तो 1 फॉर एवरी 50। पहले क्या करना है? पहले 25 करके 100 तक चलना है। उसके बाद जब 100 ख़त्म हो जाए तब हमको पर 50 एक वॉशरूम प्रोवाइड करना है। और 50 से कम है, जैसे ऑड नंबर है तो उसको 25 से कम है तो ऑड नंबर है, 22 है तो 50 या 25 ही उसको इंक्लूड करना है। मतलब ऐसे कि ये नहीं कि 25 है नहीं, 25 वर्कर्स नहीं है तो हम वैक्सीन प्रोवाइड ही नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है, एक प्रोवाइड करना है। और लेटरिन की प्राइवेसी होनी चाहिए, जो पार्टीशन होना चाहिए अच्छे से। अगर वॉशरूम लेटरिन के प्राइवेसी ही नहीं है तो उसको होने का फ़ायदा ही क्या है? तो उसको अच्छे से पार्टीशन होना चाहिए, उसमें प्राइवेसी मेंटेन होनी चाहिए, प्रॉपर डोर्स होने चाहिए, फास्टनिंग होनी चाहिए, इसको लॉक करने की, फास्टनिंग मतलब लॉक करने की सुविधा होनी चाहिए। अगर लॉक ही नहीं कर पाएंगे तो वॉशरूम होने का फ़ायदा ही नहीं है, तो वो खुले जैसा ही हो गया ना, क्योंकि प्राइवेसी ही नहीं है। और हमको साइन बोर्ड्स लगाने हैं वहाँ पर, जो अगर जहाँ पर मेल और फीमेल दोनों एम्प्लॉय हैं तो वहाँ पर लेटरिन होगा, उसमें क्या करना है? साइन लो, जो भी लैंग्वेज अंडरस्टूड होती है, मतलब नॉर्मल लोगों के द्वारा, वहाँ की नॉर्मल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज है, उसमें लिखना होना चाहिए फॉर मैन ओनली या वुमेन ओनली। और और कोई फिगर बना दो, अगर लगता है कि कोई इंसान जो है जो वर्कर्स हैं वो पढ़ नहीं पाएंगे तो कम से कम वो पिक्चर तो देख पाएंगे कि यहाँ पर ये फीमेल की पिक्चर है मतलब ये फीमेल वाला है, और जो मेल की पिक्चर है तो ये मेल वाला है। ऐसे प्रोविजंस दिए जाते हैं। ओके, सो दूसरे यूरिनल, और यूरिनल कैसे होने चाहिए? और यूरिनल भी होने चाहिए। सो फॉर एवरी 50 वर्कर्स एक यूरिनल प्रोवाइड करना है। अप टू कितना? फर्स्ट 500 500 तक एक प्रोवाइड करना है पर 50।
और उसके बाद फिर एक पर 100 एक प्रोवाइड करना है, मतलब अप टू सॉरी 500 रहते तो 50 पर 50 वन प्रोवाइड करना है, अप टू 500। और उसके बाद पर 100 एक प्रोवाइड करना है। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगी कि जब तक 500 वर्कर्स नहीं होते तब तक 1 फॉर एवरी 50, और उसके बाद जैसे 500 हो गए उसके बाद 1 फॉर एवरी 100। एडिशनल कितना है जब बनेंगे तब हम देखेंगे कि 100 वर्कर के लिए एक ही प्रोवाइड करेंगे। पहले कितने प्रोवाइड करेंगे, 50 के लिए एक प्रोवाइड करेंगे 500 तक, और 500 के बाद एक एक 100 के लिए, एक 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 100 के लिए ऐसे। और लेटरिन यूरिनल्स की होने चाहिए, जो ये जो हेल्थ, ये जो लेटरिन और यूरिनल्स होंगे वो पब्लिक हेल्थ रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से होने चाहिए। जो लेटरिन यूरिनल्स होते हैं वो कैसे अपने वाटर सीवेज सिस्टम से कनेक्टेड होने चाहिए, वो कि वो क्योंकि है तो वेस्ट है ना, तो वाटर बेस्ड सीवेज सिस्टम से कनेक्टेड होने चाहिए। और जो क्लीन लेटरिन्स यूरिनल्स कनेक्टेड टू सीवेज सिस्टम एंड एनी जनरल सिस्टम अंडरग्राउंड सीवेज सप्लाई फॉर एनी। हाँ, अगर जो बाजू में अगर किसी म्यूनसिपालिटी है, जो हमारे जो लेटरिन्स है सीवेज सिस्टम्स है वो म्यूनसिपालिटी में आजू बाजू के है, तो म्यूनसिपालिटी अगर प्रोवाइड करती है सीवेज सिस्टम, तो वो अगर अगर वो 33.5 मीटर्स के एरिया में है, 33.5 मीटर्स अंडर क्लोज एरिया में सिचुएटेड है हमारे जो वॉशरूम्स और लेटरिन है कंपनी द्वारा, तो उसको उसी सीवेज सिस्टम से कनेक्ट कर देना है। ओके, कितना है 33.5 मीटर्स में कोई अगर 33.5 मीटर्स में अगर कोई सीवेज सिस्टम है जो म्यूनसिपालिटी द्वारा प्रमाणित है, तो उसको उस सीवेज सिस्टम से कनेक्ट कर देना है। हमारे लेटरिन्स वॉशरूम की सीवेज सिस्टम किससे कनेक्ट होना चाहिए, ड्रेन से कनेक्ट होना चाहिए, इस हमारे म्यूनसिपलिटी वाले सीवेज सिस्टम से। वाइट वॉशिंग करना है लेटरिन्स का यूरिनल्स का, आपको गंदे से नहीं छोड़ना है। तो किसे फॉर्म नंबर 7 में दे रखा है, कब तक करना है, एटलीस्ट वंस इन एवरी पीरियड ऑफ 4 मंथ। ये तो बहुत ही, तो कोई बात नहीं ठीक है, 4 मंथ में एक बार इसको वाइट वॉश और कलर वॉश करना है। उसको किस में रिकॉर्ड मेंटेन करना है, फॉर्म नंबर 7 में। पहले भी देखा था, फॉर्म नंबर 7 में हम वाइट वॉशिंग के रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। जो सीलिंग है पार्टीशंस है उसको ग्लेज टाइल्स से उसको बताया गया। हमारे आजकल तो सब जगह ग्लेज टाइल्स ही लगी हुई है, तो ये प्रोविजंस ऑफ वाइट वॉशिंग कलर वॉशिंग इन 4 मंथ्स उसको एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, और वो जो हमारा जो पार्टीशंस है ग्लेज टाइल्स हैं उसमें, तो हमें एटलीस्ट उसको अच्छे से साफ रखना है। ये देखा कि एटलीस्ट डिटर्जेंट से डिसइंफेक्टेंट से साफ होना चाहिए एटलीस्ट वंस इन 4 मंथ, जो बहुत ज़्यादा है मुझे लगता है। पता नहीं क्यों ऐसा प्रोविज़न है, शायद अब तो चेंज हुआ होगा, पर ये पुराना प्रोविज़न है इसलिए ऐसा दे रखा है। तो एटलीस्ट उसको अच्छे से साफ रखना है डिटर्जेंट और डिसइंफेक्टेंट से एटलीस्ट वंस इन एवरी पीरियड ऑफ 4 मंथ्स। अब तो शायद ये चेंज हुआ ही होगा, अब फिर भी। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ ड्रेन्स को, जो ड्रेन्स हैं उसकी कैसे कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए और मेंटेनेंस कैसे होना चाहिए उसका, जो भी ड्रेन्स जैसे वेस्ट वाटर है जो है और ऐसे मटेरियल जो होता है वो रेगुलरली फ्लश होनी चाहिए, डिस्पोज करना, जो भी जो ड्रेन्स है उसको रेगुलरली क्लीन करना है, क्योंकि वो ड्रेन्स में अगर कलेक्ट हो जाएगा सीवेज तो वो ड्रेन्स ब्लॉक हो जाएंगी, और जो और फैक्ट्री के लिए जो हाइजीनिक है कंडीशंस वो मेंटेन नहीं होंगी, तो उसको रेगुलरली क्लीन किया जाना चाहिए और डिस्पोज किया जाना चाहिए। अगर जो भी उसमें है, जो भी ड्रेन्स में जो भी सीवेज है गंदा क्योंकि वेस्ट है वो उसको अच्छे से डिओड्राइज, मतलब उसको अच्छे से सफाई करनी है ताकि जो बदबू हो वो हट जाए, और रेंडर्ड इनॉक्वियस मीन्स का मतलब है कि वो अच्छे से मतलब को हार्मलेस हो जाए। इनॉक्वियस मतलब कुछ 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 होंगे, कुछ चीज़ें होगी जो हार्मफुल हो सकती है, तो पहले उसकी बदबू हटानी है, उसको अच्छे से साफ़ करना है, हार्मलेस बनाना है, फिर उसको डिस्पोज करना है जहाँ भी जैसे भी हेल्थ ऑफिसर चाहते हैं, जैसे हेल्थ ऑफिसर चाहते हैं उसके लेवल से उसको डिस्पोज कर देना है। पहले रूल नंबर 50 क्या कहता है, रूल नंबर 50 कहता है कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर टैप्स में कितने, लेटरिन में वाटर टैप्स कैसे कितने होने चाहिए। ये पुराना प्रोविजन होगा इसलिए एटलीस्ट 1 वाटर टैप फॉर एवरी 10 लेटरिन दिया गया। अब तो हर लेटरिन में प्रोवाइड किया जाता है, और पहले पहले ज़माने में ऐसा हुआ करता था कि वर्कर्स को सिर्फ काम के लिए रखा जाता, सिर्फ काम काम करो, और तो उनके लिए शायद ये प्रोविज़न था कि एटलीस्ट 1 वाटर टैप फॉर एवरी 10 लेटरिन्स। अब तो चेंज हो गया है, और क्या होता है स्टोरेज टैंक होना चाहिए जहाँ से वाटर लिया जाएगा, क्या म्यूनसिपल वाटर सप्लाई से वो
कनेक्ट होना चाहिए। और अब आता है स्पिटूल्स, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है गुजरात में, क्योंकि गुजरात में एटलीस्ट मुझे लगता है कि 90% लोग मावा खाते हैं और 90% लोग ये यहाँ वहाँ थूकते हैं। सो स्पिटूल्स का प्रोविजंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कुछ फैक्ट्रीज जो है, जो अल्कोहल वो टबैको बैन करती है, वो इसीलिए बैन करती है ताकि उनको स्पिटूल्स प्रोवाइड ही ना करने पड़े। मेरी फैक्ट्री में ऐसा है कि वो अल्कोहल और ये सब, ये टोबैको सब बैन किया हुआ है, सब स्मोकिंग वगैरह। मुझे लगता है क्योंकि शायद इतने स्पीडर्स उनको लगाने पड़ेंगे, उनका मेंटेनेंस, उनका प्रोविजंस, उनका बहुत वो उनका खुद का एक टेंडर, उनको खुद को टेंडर देना पड़ेगा, स्पीटूल्स मेंटेन का टेंडर देना पड़ेगा कि एक होगा कोई भी क्या बोलते हैं, वर्कर फॉर खुद, उनके 4-5 वर्कर्स जो भी वो करेंगे, टेंडर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट देंगे, तो स्पिटूलमेंट सिर्फ स्पिटूलमेंट, क्योंकि इतने लोग हैं यहाँ पे जो टोबैको कंज्यूम करते हैं और यहाँ वहाँ थूकते हैं। तो उन्होंने सोचा कि ये प्रोविज़न ही हम बंद कर देते हैं। हम लोग क्या करेंगे, हमारी फैक्ट्री को टोबैको मुक्त प्रोवाइड कर देंगे, ताकि टोबैको मुक्त है पे ऑन पेपर्स, तो हमको स्पिटूल्स बनाने ही नहीं पड़ेंगे। वरना स्पिटूल्स को बनाने के लिए देखा जो हमें क्या कौन-कौन से प्रोविज़न्स है, कैसे उनको मेंटेन करना पड़ेगा, वो है रूल नंबर 51 में दे रखा है। रूल नंबर 51 कहता है कि हमें जहाँ पर कन्वीनियंट लोकेशंस है वहाँ पर स्पिटूल्स प्रोवाइड करते हैं। वो स्पिटूल्स होते हैं वो कितना, एटलीस्ट 91.4 सेंटीमीटर का जो स्टैंड है उस पर रखने हैं। अब कन्वीनियंट लोकेशंस मतलब हर जगह प्रोवाइड करने, हर जगह जहाँ देखो 2-3 प्रोवाइड कर ही देने। अब उसमें किस टाइप के इसमें टूल्स होंगे, गैल्वेनाइज्ड आयरन कंटेनर होंगे जिसमें कॉनिकल फ्लास्क होगा, जिसमें डिसइंफेक्टेंट लिक्विड रखना है ना, और या फिर क्लीन ड्राई सैंड रखनी है, क्या होता है ग्रीन ड्राई जो ब्लीचिंग पाउडर है वो उसमें रखना है, क्लीन ड्राई कवर्ड जो कहते हैं फिल्ड विद ड्राई क्लीन सैंड, सैंड हो उसके ऊपर ब्लीचिंग पाउडर की क्लियर होनी चाहिए। ऐसा रखेंगे, पर ऐसा करते करते मतलब वो तो थक जाएंगे, रोज रोज उसको क्लीन भी करना पड़ता है ना। जो फैक्ट्री एक और उनका प्रोविजन बढ़ जाएगा, और ये लोग इतने ज़्यादा तब वो कंज्यूम करते हैं कि ये उनके लिए बहुत ना पैसा वेस्ट हो जाएगा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमारी फैक्ट्री में भी ये जब तक बैन कर रखा है, जब तक कि सब लोग खाते हैं, पर बैन है फिर भी, पर इसीलिए बैन किया होगा ये भी इनके रूल नंबर 51, 52 और 53 के प्रोविजन से बचने के लिए। सो क्लीनिंग करना है पेट्यूम्स का, पहले उनको एम्प्टी करना है, क्लीन करना है, डिसइंफेक्ट करना है कितना, एटलीस्ट वंस इन एवरी डे। खुद सोचो, इस पूरी फैक्ट्री, ये कितनी बड़ी फैक्ट्री है हमारी ये है ना, उसमें अगर तुम हम लोग यहाँ जाने के लिए भी हम लोग व्हीकल यूज़ करते हैं, यहाँ से वहाँ जाने के लिए, तो उसमें हर कन्वीनियंट लोकेशन पे हम लोग फिटूल्स प्रोवाइड करें, तो ये तो सेफ्टी शावर से भी भयंकर काम करेंगे हमारे लिए, सेफ्टी शावर से भी ज़्यादा यहाँ पर प्रोविज़न देने पड़ेंगे इन लोगों को। एक एक इंसान 3-4 कॉन्ट्रैक्ट रखने पड़ेंगे कि स्पिटल्स को क्लीन करो, क्योंकि इसको एटलीस्ट वंस इन एवरी डे उसको क्लीन तो करना पड़ेगा ना। सो ये सब होता है, इसलिए फैक्ट्रीज क्या करती है, टबैको मुक्त अपने आप को घोषित कर देती है, सिर्फ ऑन पेपर्स। अरे बहुत खाते तो फिर तो सब है, फिर भी फिर यहाँ उनको एक और हो जाता है कि वो किसी और फैक्ट्री को, किसी और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स जो भी को लगता है कि ये टबैको खा रहे हैं, तो उनको उनको अगर गुस्सा निकालना है, उनको लगता है कुछ काम ठीक नहीं कर रहे, तो टबैको के नाम पर, तुमने खाया टबैको, उसके नाम पर पेनल्टी भी दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हो जाएगी, फैक्ट्री का काम आसान हो जाएगा। तो इसीलिए ऐसे ऐसे प्रोविजंस होते हैं, फैक्ट्री ऐसे ऐसे काम करते हैं। और सो के अब ये सब तो छोड़िए, मैं और भी अगर मुझे ऐसा लगेगा कि वो फैक्ट्रीज में साथ में शेयर कर देती हूँ। सो ओके, थैंक यू एवरीवन, स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट पार्ट।